कि योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक जो समस्त यौगिक अभ्यास है उसको 6 भाग में बांटा गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें, लेकिन योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में जो संपूर्ण यौगिक अभ्यास है उसको कितने भाग में बांटा गया है, तो वो 6 भाग में बांटा गया। पहली क्लास में हम लोगों ने ये 6 के 6 कवर कर लिया था। आज उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें पहले हम क्वेश्चन कुछ कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ भी था। धातु से। युज धातु से। युज धातु। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे समय। योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक आसन को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? आसन को 3 श्रेणी में। कौन कौन सा नाम बता सकते हैं कोई? कौन कौन सी 3 श्रेणी में बांटा गया? ठीक है, वो ये है ध्यानात्मक, धारणात्मक, हाँ, संवर्धनात्मक, शिथिलात्मक। ठीक है। आसन की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो क ख ग तीनों यहाँ। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक आसन की श्रेणियां हैं ध्यानात्मक, धारणात्मक, शिथिलात्मक, संवर्धनात्मक। क ख ग तीनों। प्राणायाम से किस तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। प्राणायाम के अंतर्गत कौन सी 3 अवस्था होती है? पूरक, रेचक, कुंभक। ये सिंपल, बहुत सिंपल है। ये कोई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा है? ऑटोनोमस। 2020 के जून में ही एक सवाल और ये आया हुआ था। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है? संवर्धनात्मक। उसी में खिंचाव होता है तो संवर्धनात्मक होगा। ठीक है। अब आज हम लोग अध्यापन विधियां, उसके अर्थ और कार्य क्षेत्र देखेंगे। यानी अध्यापन विधियों का अब हम शुरुआत से एक एक पॉइंट को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यौगिक अभ्यास के अंग देखे, लेकिन यौगिक अभ्यास को पढ़ाया कैसे जाए, उसके अध्यापन की क्या विधियां हैं, उसका अर्थ क्या है, उसके कितना बड़ा उसका फैलाव है, यानी कार्य क्षेत्र कहां तक है उसका। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है। जैसे कि अभी अध्यापन हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये अध्यापन है। तो इस अध्यापन के कितने अंग हैं? ये जो अध्यापन प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जिसमें एक शिक्षक है और दूसरी तरफ छात्र है, बीच में साधन भी है, तो कितनी चीजें हैं। अब ये भी, यहां से भी क्वेश्चन आता है। किन्हीं का माइक खुला हुआ बंद कर लीजिए। यहां से भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया, वहां आपको प्रोसेस शब्द लिखा रहेगा, प्रक्रिया शब्द लिखा रहेगा। उस प्रक्रिया के कितने अंग हैं? वो प्रक्रिया जो बनी है अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया, उसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, मिलकर के बनती है। जैसे शरीर में सारे अंग हैं, सिर है, हाथ है, पांव है, पेट है, पीठ है, उसी तरीके से। तो क्या है इसमें? एक तो अध्यापन ही हुआ। अध्यापन मतलब किसी चीज को विधिवत तरीके से सीखना, उसकी प्रक्रिया, सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो अध्यापन में आ गया। उसके बाद है अधिगम। अध्यापन मतलब सिखाना और अधिगम मतलब सीखना। अध्यापन शिक्षक करेगा और अधिगम छात्र की तरफ से होगा। तो अध्यापन हो गया, उसके बाद अधिगम हुआ, सीखना। कोई कार्य किया जा रहा है, उसको कैसे करना चाहिए, वो सीखना, अधिगम हो गया, उसको कहते हैं। उसके बाद सिखाने वाला कौन है? तो अध्यापक है, जो निर्देशित कर रहा है, जो उस प्रक्रिया को संचालित कर रहा है। सीख कौन रहा है? छात्र है। तो 4 तो यही हो गए। अब सीखने सिखाने के बीच में विषय वस्तु होगा, कोई चीज को सिखाया जाएगा, वो विषय वस्तु या कोई क्रिया होगी, यौगिक अभ्यास होगा, तो वो विषय वस्तु या क्रिया हो गया।
उसके बाद जहां पर वो सिखाया जाएगा उसके लिए वातावरण चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, परिवेश चाहिए जिसमें कि सारी प्रक्रिया संचालित होती है। तो इस तरह से 6 चीजों को मिलकर के पूरी अध्यापन प्रक्रिया संचालित हो रही है। तो अब फिर से इस बार ऊपर एक शब्द जो है कि अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 शब्द जो है अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया। अब इससे संबंधित सवाल भी पूछा गया। देखिए जून 2020 में एक तो ये आया, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं। यही घटक जो हम लोगों ने भी देखा। कितने घटक हैं? 6 घटक हैं। अच्छा। तो सवाल बहुत आसान है, अभी हम जवाब भी दे रहे हैं, उस दौरान हम परेशान हो जाते हैं कितने घटक हो सकते हैं। तो एक तो अभी देखिए फिर से, एक अध्यापन हो गया, एक अधिगम हो गया। अध्यापन अधिगम एक शिक्षक के लिए, एक छात्र के लिए, तो 2 उधर जोड़ दीजिए, शिक्षक और छात्र। 4 ऐसे हो गए आपके। शिक्षक छात्र के बीच में कोई विषय वस्तु का आदान प्रदान होगा तो विषय वस्तु 5 हो गए। उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए तो वो 6ठा पॉइंट हो गया। इस तरह से 6 पॉइंट यहां पर हो गए। अब जब विचार करेंगे, मंथन करेंगे तो कहानी बन जाएगी। अब है पूरी शैक्षणिक प्रक्रिया में जो हमने 6 अंग देखे, उसमें 2 अंग ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उस 6 में कौन सा है? एक है टीचिंग, एक है लर्निंग। एक है अध्यापन, एक है अधिगम। एक है सिखाना, एक है सीखना। एक शिक्षक द्वारा संचालित होता है, एक छात्र द्वारा संचालित होता है। उस 6 में भी 2 महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब तक सीखना नहीं होता है तब तक अध्यापन पूरा नहीं माना जाता। अगर हमने कोई चीज सीखने के लिए गए, अगर हम सीख नहीं पाए तो अध्यापन की प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जाएगा। अध्यापन विधि के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, ये भी एग्जाम में आता है। अध्यापन विधि के 2 महत्वपूर्ण, वहां देखिए आप कहेंगे अध्यापन विधि आ रहा है, वहां हमने कहा था प्रक्रिया शब्द आया हुआ है। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया, ये शब्द यहां पर इसलिए मैं जोर दे रहा, वो आया हुआ। और यहां पर देखिए कह रहे हैं अध्यापन विधि के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। तो 2 महत्वपूर्ण घटक हमने देख लिया, एक अध्यापक, एक छात्र है। और इसको कहने की जरूरत नहीं है कि अध्यापक के क्या गुण होते हैं, क्या करते हैं, और छात्र के क्या गुण हैं, वो क्या करते हैं। अध्यापक एक ऐसा व्यक्ति है जो छात्रों के अंदर जिज्ञासा पैदा करता है, सीखने की प्रक्रिया को और तेज कर देता है। बताने के साथ साथ जिज्ञासा बढ़ेगी तो छात्र और सीख पाएगा। तो ये अध्यापक के ये गुण होने चाहिए। उस छात्र की प्रतिभा को समझे, उस प्रतिभा को बाहर निकाले, उसको कहते हैं ना हीरे को चमका देना। और छात्र क्या है, छात्र के क्या गुण होने चाहिए, किनको छात्र माना जाएगा? जो जिज्ञासु है, जो सीखने के लिए आया है और सीखने में इंटरेस्ट ले रहा है, जो टीचर निर्देश दे रहे हैं उसका पालन कर रहा है, उसके साथ समायोजित हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो भी छात्र नहीं कहलाएगा। जैसे भी गुरु परंपरा योग संस्थान में बहुत सारे छात्रों ने एडमिशन लिया हुआ है, लेकिन जब डिस्कशन की बारी आई, ग्रुप डिस्कशन के लिए हमने टीम बनाई, तो बहुत सारे लोगों का कोई रिप्लाई नहीं, कोई आ भी नहीं रहे। बहुत सारे लोग ग्रुप डिस्कशन में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वो प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो छात्र की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे मेरे हिसाब से। तो अब जो छात्र और शिक्षक के बीच में जो कोई विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को कैसे रखा जाएगा, उसको रखने के लिए जो विधियां इस्तेमाल की जाती हैं उसी को शिक्षण विधि कहा जाता है। कि शिक्षक के द्वारा जो चीज सिखाई जा रही है, चाहे वो प्रैक्टिकल चीजें हैं चाहे थ्योरेटिकल चीजें हैं, उसको किस तरीके से सिखाई जा रही है, उसमें कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, वही विधियां कहलाता है। फिर अध्यापन क्या है? तो ऐसा विज्ञान है अध्यापन जिसमें हम किसी सिद्धांतों पर आधारित तरीके के द्वारा उस विषय वस्तु को परोस देते हैं तर्कपूर्ण व्यवस्था के साथ में। वो एक अध्यापन हो गया। अध्यापन एक कला है। ये भी सिंपल है, यहां भी कुछ खास नहीं है। अब योग में ही अगर लें तो अध्यापन के 2 पक्ष हैं, एक है सैद्धांतिक पक्ष और एक है व्यवहारिक पक्ष। आप लोग अभी थियोरी पेपर पढ़ रहे हैं, और जब आप योग क्लास प्रैक्टिकल करते हैं कि हठ योग का अभ्यास है कि ताड़ासन कैसे करना है, अर्धमत्स्येंद्र आसन कैसे करना है, मत्स्येंद्र आसन कैसे करना है, वो व्यवहारिक पक्ष कहलाएगा, वो प्रैक्टिकल कहलाएगा।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान देकर देख लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग हैं, ये शब्द पर भी गौर कीजिएगा। पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग हैं। पहला है अध्यापक केंद्रित, दूसरा है छात्र केंद्रित। अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया पहले चलती थी प्राचीन जमाने में, जहां अध्यापक का ही बोलबाला होता है, उन्हीं के को सर्वोपरि माना जाता था। उन्होंने जो कह दिया वही सत्य होगा। उन्होंने अगर किसी छात्र को निकाल दिया तो निकाला हुआ है, उनको अब शिक्षा नहीं मिल सकती उस गुरुकुल में, तो वो अध्यापक केंद्रित होता था। दूसरा है छात्र केंद्रित। आज की जो व्यवस्था है शिक्षा की, वो छात्र केंद्रित व्यवस्था है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई छात्र ने कोई बदतमीजी की और शिक्षक उसको स्कूल से बाहर कर दे। उसको दंडित किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया होगी, उनमें सुधार की गुंजाइश की जाएगी, लेकिन छात्र को आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल है। तो अध्यापक केंद्रित ना होकर के आज की व्यवस्था छात्रों में सुधार की गुंजाइश ज्यादा करना, छात्र केंद्रित है। सब कुछ छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता, उस तरह की व्यवस्था तैयार की गई है। इसीलिए जो आधुनिक विचारधारा है शिक्षा की, वो छात्र केंद्रित पद्धति पर आधारित है। तो पूछा जाता है कि अभी कौन सी पद्धति चल रही है, तो छात्र केंद्रित पद्धति चल रही है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ये लाइन देखिए। समग्र अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शैक्षणिक प्रक्रिया छात्र केंद्रित होता है। अब सवाल जैसे आ गया, योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक शैक्षणिक प्रक्रिया होता है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पर्यावरण केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित। तो क्या हुआ, छात्र केंद्रित हुआ। सही आंसर। अब देखिए 2020 में क्या पूछा गया। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए गए हैं। सफल अध्यापन के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए गए हैं? कौन कौन से 2 प्रकार हैं, कोई बताएंगे? कौन कौन से 2 प्रकार हैं? छात्र केंद्रित और अध्यापक केंद्रित हाँ, और छात्र केंद्रित। यही चीज रिवीजन में आएगा। छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित है। और अभी कौन सी चल रही है, किसका बोलवाला है? छात्र केंद्रित। हाँ, अब हम लोग आते हैं अध्यापन विधियां। इसको देख ही लेते हैं। अध्यापन जब हम करा रहे हैं तो कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है? तो योग अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में मुख्यतः 7 विधियों की चर्चा है। जब शब्द ये आया हुआ है मुख्यतः, इसका मतलब है कि विधियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी विधियां पढ़ाने के दौरान, अध्यापन के दौरान इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इस पुस्तक में, योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक में 7 विधियों की चर्चा की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि 7 ही विधियां होती, लेकिन इस पुस्तक में 7 विधियों की चर्चा में इन 7 विधियों को देखना है। और एग्जाम में अगर आता है अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक कितनी विधियों की चर्चा की गई है, तो 7 विधियां ही हम लिखेंगे। कौन कौन सी विधि है वो देख लीजिए। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, निर्देशन अनुक्रिया विधि, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, निर्देशन अनुक्रिया विधि, वैयक्तिक निर्देशन विधि, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड, समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड, निर्देशित अभ्यास विधि, असाइनमेंट। निर्देशित अभ्यास विधि, इसमें कंफ्यूजन होती है। कहाँ कंफ्यूजन होती है कि निर्देशित अभ्यास विधि को असाइनमेंट कहा जाए, परियोजना विधि को असाइनमेंट कहा जाए। यहाँ परियोजना को हम असाइनमेंट मान लेते हैं, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड है, निर्देशित अभ्यास विधि असाइनमेंट है। उसके 6ठे नंबर पर परियोजना विधि, जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहा गया। उसके बाद 7वां है प्रदर्शन विधि, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। अब हम एक क्वेश्चन देख करके फिर एक एक विधि को देखते हैं। आज ये वाला विधि कंप्लीट हो जाए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल है कि योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक में मुख्यतः कितनी अध्यापन विधियों की चर्चा है? 7 है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ये।
अब पहली विधि जो है सीक्वेंस में याद रखना है, पहली विधि कौन सी है? लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि। हाँ, अब माइक बंद कर लीजिए। पहला है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। औपचारिक अध्यापन की सबसे प्राचीन विधि यही है, क्योंकि पहले क्या होते थे, जब टीचर सेंट्रिक होता था तो शिक्षक लेक्चर ही देते थे, तो उसमें किसी विषय वस्तु को लिया गया। आज इस विषय वस्तु के ऊपर, आज संस्कारों के ऊपर चर्चा होगी, तो संस्कार पर लेक्चर दिए जाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। जब किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक बड़े भाषण की आवश्यकता होती है, हर परिप्रेक्ष्य से उस विषय वस्तु के कोई भी उसका एस्पेक्ट छूट ना जाए, तब छात्रों को व्याख्यान अच्छी तरह सुनाई देना चाहिए। जब आप ये व्यवस्था अपना रहे हैं व्याख्यान की, जब ये आपने तय किया कि हमें पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का ही इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, छात्रों की संख्या ज्यादा होंगी, तो आपको ये तय करना है कि हमारी आवाज हर छात्र तक पहुंचनी चाहिए और स्पष्ट तरीके से पहुंचनी चाहिए, अच्छी तरह सबको सुनाई देना चाहिए। और इसकी जो खासियत है, ये परिपक्व छात्रों के लिए है, परिपक्व और समझदार छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। ये जिनकी श्रवण क्षमता बेहतर होती है, उनका कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है, तो एग्जाम में आता है परिपक्व छात्रों के लिए कौन सी अध्यापन विधि को बेहतर बताया गया है, या लेक्चर मेथड निम्न में से किसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब है, अगर अध्यापक ने अच्छी तैयारी की हो तो उनका व्याख्यान प्रेरणादायक हो सकता है, रोचक हो सकता है, कि उसमें कुछ कहानी डालेंगे, कुछ कथा डालेंगे, ऐसा कुछ रोचक बना देंगे, बीच बीच में कुछ शब्द ऐसे दे करके। बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखते हैं ऐसे ऐसे टीचर हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, और भी हैं, खान सर एक हैं, और भी ऐसे टीचर हैं जो रोचक बना देते हैं किसी भी विषय को जब लेक्चर देते हैं। तो अन्य विधियों के उपयोग में भी व्याख्यान विधि का इस्तेमाल लाभप्रद होता है। कई बार कोई और विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के कोई लेक्चर का इस्तेमाल करना, तो उस विधि में भी लेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह अध्यापक केंद्रित होता है, ये चीज पॉइंट नोट कीजिएगा। लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित होता है। इसमें छात्रों की सक्रिय भूमिका ना हो, ऐसा हो सकता है कि सभी छात्र इसमें सक्रिय भूमिका से ना जुड़े। सक्रिय भूमिका से तात्पर्य ये है, इसको समझना जरूरी है, छात्रों की सक्रिय भूमिका का मतलब ये नहीं है कि छात्र क्लास में आएंगे ही नहीं, या सभा कक्ष में आज लेक्चर है तो छात्र आएंगे ही नहीं। छात्र सिर्फ सुनेंगे, छात्र प्रतिक्रिया हर बात पर बीच में नहीं देंगे, इसीलिए इसको कहा गया। इसमें छात्रों की सक्रिय भूमिका ना हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि कई बार लेक्चर में अब व्यवस्था ऐसी आ गई कि माइक दे दिया जाता है बीच में, छात्रों को एक आदमी दे दिया कि बीच बीच में जो है हम फीडबैक भी लेंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कई छात्रों में इस विधि से सीखने की योग्यता नहीं होती, कई छात्र लेक्चर मेथड से नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पढ़ाई में हम अभी नहीं देख पा रहे कितने लोग एक्टिव हैं, नहीं है, क्योंकि वीडियो खुला हुआ नहीं है, एक साथ हम सबको नहीं देख पा रहे। तो लेक्चर ये चल रहा है, उसी तरह लेक्चर मेथड चल रहा है, तो सभी छात्र उसमें इन्वॉल्व हो पाए। कई छात्रों का होता है जब तक पर्सनल अटेंशन उसको ना मिले तो वो मन नहीं लगता उस सब्जेक्ट, तो इस विधि से सीखने की योग्यता सब में नहीं होती है। अब इस विधि से क्या है कि अगर लेक्चर मेथड को ही हम अपना रहे हैं, तो दूसरी जो अच्छी अच्छी विधियां और हैं वो दब सकती है, उसकी अवहेलना हो सकती है, इसका डर बना रहता है लेक्चर मेथड के दौरान। ये बहुत सारी अच्छी विधियां हैं। लंबे व्याख्यान ना हो, इसका भी ध्यान रखें, और लंबे व्याख्यान है तो उसमें सिर्फ जो परिपक्व छात्र हैं वही टिक पाते हैं। जो अपरिपक्व छात्र हैं, जो मैच्योर नहीं है, उनका ध्यान भटक सकता है, इसकी पूरी गुंजाइश होती है। उनकी रुचि भी कम हो सकती है पढ़ाई के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति, तो इसका भी ध्यान हमें रखना है। पहला हमारा लेक्चर मेथड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो मेथड है, जिसको रिस्पांस टू इंस्ट्रक्शन मेथड कहा जाता है, निर्देशन अनुक्रिया विधि, यहां से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ये शब्द बदल जाता है, निर्देशन अनुक्रिया विधि, तो इंग्लिश में आप देख लें रिस्पांस टू इंस्ट्रक्शन मेथड। अब इसमें क्या है, इस विधि में अध्यापक किसी विषय को प्रस्तुत करने के साथ साथ
प्रस्तुत भी कर रहा है और साफ साफ निर्देश भी दे रहा है। और ये निर्देश 3 पार्ट में होता है। एक होता है कि विषय को प्रस्तुत करने से पहले निर्देश देते हैं, एक होता है विषय को प्रस्तुत कर दिया उसके बाद निर्देश देंगे, और एक होता है विषय प्रस्तुत करने के साथ साथ भी उनका निर्देश चल रहा होता है, इंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। 3 पार्ट है। तो रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड में तीनों चीजें जुड़ी हुई। और इसमें क्या होता है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन की बात आई कि इंस्ट्रक्शन शुरू में होगा, बाद में होगा, साथ साथ भी होगा, तो इसमें छात्र की प्रतिक्रिया का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें छात्र भी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, तो छात्रों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया इसमें निर्देशन अनुक्रिया विधि में। अब कहते हैं कि छात्रों की समस्याओं पर अगर जैसे छात्र प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उनकी समस्या का पता चलेगा, तो इस विधि से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। क्या लाभ उठाया जा सकता है? जिस छात्र को समझ में नहीं आ रहा है, उनको दिक्कत हो रही, तुरंत जो है उस समस्या का समाधान कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और क्या है, इसमें छोटे समूह में सबसे उपयुक्त विधि है। क्यों है सबसे छोटे समूह में सबसे उपयुक्त विधि क्यों है? क्योंकि छात्र की संख्या अगर ज्यादा होगी और बहुत सारे छात्र प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उनके सवालों का जवाब या उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, उनके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर छोटा समूह है तो सवाल भी कम आएंगे, कम सवाल आएंगे तो उनको क्लियर करना भी आसान होगा। अब ये यहां से क्वेश्चन आता है, छोटे समूह के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त मेथड है? तो कौन सा है? रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड है। हम तीसरे मेथड पर आते हैं। तीसरा है वैयक्तिक निर्देशन विधि। वैयक्तिक निर्देशन विधि में सीखने की प्रक्रिया पर्सनल होती है, व्यक्तिगत तौर पर होती है। इसमें आप भले ही समूह बना लें, समूह बनाने के बावजूद 1 to 1 सबको सिखाया जाता है। जैसे कि 6 लोगों का समूह हमने बनाया या 10 का समूह हमने बनाया, तो हम एक एक व्यक्ति को पहले एक बार हमने अच्छे से बता दिया, अब एक एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि शालिनी जी आप तारासन करें, करके दिखाओ, आपको ऐसे है, ये कमी है, इसको दूर करना है। एक बार हमने कहा ठीक है आपका हो गया, अब आप अभ्यास करो। दूसरे को बुलाया, आप करके दिखाओ, ऐसे करना चाहिए, इसकी ये कमियां हैं, ये हैं, आप ठीक कर रहे हो, यहाँ कमी है, इसको ठीक करो। फिर उनको कहा आप व्यक्तिगत अभ्यास करो। फिर तीसरे को बुलाया। इस तरह से एक एक पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसको व्यक्तिगत विधि कहा गया है। व्यक्तिगत निर्देशन, निर्देशन मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं शिक्षक। अब चौथे मेथड पर आते हैं। चौथा है ग्रुप डिस्कशन मेथड, जिसको कि समूह चर्चा विधि हिंदी में कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन मेथड यह एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जो मूलतः किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में वैयक्तिक और सामूहिक दोनों मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों ने हिस्सा लिया होगा, जब स्कूल के टाइम में भी होंगे, वहां कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है कि पॉल्यूशन में पटाखे छोड़ने चाहिए इस दौरान या नहीं, दीपावली में। तो इसमें कुछ लोग पक्ष में खड़े हो जाएंगे, कुछ विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। अब उसका एक सॉल्यूशन निकालना है, तो देखते हैं कि किसका क्या तर्क होता है। एक टॉपिक दे दिया, उसमें 2 ग्रुप बना दिए, या ग्रुप 2 ना बना करके एक ही ग्रुप बनाया और सबको अलग अलग अपनी राय रखने के लिए कहा। एक आदमी उसका संचालन कर रहा है। तो किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनाया जाता है, और ये इस विधि में वैयक्तिक और सामूहिक दोनों मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर 6 लोगों का ग्रुप है, एक ही ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं, तो वैयक्तिक की श्रेणी में आ जाएगा। अगर 5 ग्रुप है, पांचों ग्रुप को एक साथ बिठा करके समूह चर्चा करा रहे हैं, तो वो सामूहिक ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा कि सामूहिक में एक व्यक्ति ना होकर के 5 ग्रुप ने हिस्सा लिया हुआ है। ऐसा भी होता है। इस विधि में अपने आप को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने में, दूसरों के प्रति सहनशील बनने में और समस्या पर विवेक पूर्वक चिंतन करने की योग्यता में सुधार आता है। ऐसा नहीं है कि अब आपको बोल दिया नीतू जी आपने बात रखें, अब आप कह रहे कि मुझे क्या बोलना है, कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूं। तो पहली बार में झिझक होगी, दूसरी बार में आप करोगे, तीसरी बार में आपको लगेगा कि नहीं उसने अच्छा बोला था, उसको थोड़ा कॉपी करते हैं, फिर शिक्षक से पूछे कैसे अभिव्यक्त करना है। तो आपके अंदर का
जो आपके अंदर जो कैपेसिटी है वो उभर के सामने आता, नहीं तो कई बार आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो योग्यता है, वो उभर कर नहीं आ पाता है। तो इसमें आपको पूरा मौका मिलता है अपने आप को अभिव्यक्त करने का। साथ साथ अभिव्यक्त करने के साथ साथ आपकी बात से दूसरा सहमत ना हो, ये भी हो सकता है, या दूसरे की बात से आप सहमत ना हो, ये भी हो सकता है। तो उस दौरान उस असहमति के प्रति कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये भी बहुत मायने रखती है। ये नहीं कि उससे असहमत नहीं है तो उसके साथ हमने कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, वो भी नहीं चलेगा। सहनशील बनना भी इसका एक गुण है। ये गुण आपके अंदर डेवलप होता है। ग्रुप डिस्कशन विधि के दौरान छात्रों की सहभागिता और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, और जब तक नेतृत्व क्षमता विकसित नहीं होती है तब तक एक शिक्षक को उस ग्रुप डिस्कशन के दौरान नेतृत्व संभालना चाहिए और फिर धीरे धीरे छात्रों को ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब आप इस ग्रुप का आप एक आदमी या अलग अलग करके आज के लिए आप संभालोगे, कल के लिए आप नेतृत्व करोगे, इस तरह से डिस्कशन बेहतर होता है। तो नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। 4 विधि हम लोगों ने देख लिया। 5वीं विधि है निर्देशित अभ्यास विधि। देखो यहां पर कंफ्यूजन होती है। निर्देशित अभ्यास विधि यहां है और ऊपर एक विधि हमने पढ़ा हुआ निर्देशन अनुक्रिया विधि। दोनों को ध्यान रखिए, एक है निर्देशन अनुक्रिया विधि और एक आपके पास है यहाँ 5वें नंबर पर निर्देशित अभ्यास विधि। दोनों अलग है, निर्देशन अनुक्रिया और निर्देशित अभ्यास विधि। तो निर्देशित वाला शब्द से कंफ्यूजन होती है, दोनों में शुरुआत में निर्देशित शब्द है। कहा गया इसे असाइनमेंट भी कहते हैं। निर्देशित अभ्यास विधि को असाइनमेंट मेथड भी कहा जाता है, यानी कि यौगिक क्लास के बाद छात्रों को अलग से दूसरे कार्य का या दूसरा जो है उसको दिया जाता है असाइनमेंट, दूसरे कार्य का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, ताकि उस यौगिक अभ्यास में छात्र की दक्षता बढ़ जाए कि आपने क्लास में जो किया उसके अलावे भी आपको कुछ कार्य दे दिया गया कि घर से करके लाना है आपने, तो उसको असाइनमेंट कहा जाता है। छोटा सा असाइनमेंट दे दिया, जैसे हमने पढ़ाया, पढ़ तो लिया आपने, हमने दिया कि नहीं इसका टू द पॉइंट आपको बनाकर लाना है, इसमें और दूसरी किताब से आपको ढूंढ करके चीजें लानी है, तो वो अलग से असाइनमेंट आपको दिया गया है। साथ ही निर्देशन अभ्यास विधि में यानी असाइनमेंट मेथड में क्लास के बाद भी शिक्षक का निर्देश मिलता रहता है। ये नहीं कि क्लास 1 घंटे की या 45 मिनट्स की है तो सिर्फ उस दौरान ही शिक्षक ने अपनी बात कही, उसके बाद नहीं कह रहे हैं। उसके बाद भी शिक्षक आपसे जुड़े हुए हैं, आपको निर्देश दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, छात्रों का उत्साह बनता है, उनके अंदर जिज्ञासा जगती है, हमें कुछ अलग से भी करना है, और इससे शिक्षक छात्र का संबंध भी मधुर होता है। किसमें? असाइनमेंट विधि में। अब असाइनमेंट विधि को और समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण दिया गया, जैसे कि शीर्षासन है, शुद्धि क्रिया, नौली जैसे अभ्यास हैं, उसको क्लास में तो आपने कर लिया, तो क्लास के बाहर भी अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शीर्षासन एक दिन में नहीं आपकी दक्षता आ सकती है। आपने नेति शुद्धि क्रिया किया, नेति एक दिन आपने कर लिया, ब्लड आ गया, आपको दिक्कत हुई, आप दूसरे दिन कहेंगे कि क्या करें, कैसे इसमें दक्षता हो, तो उसको बार बार करना पड़ेगा। हर रोज उसकी क्लास में पुनरावृत्ति हो जरूरी नहीं है। अब आपको असाइनमेंट मिलेगा कि आप घर से इसको करके आना, आपने किया या नहीं, क्या दिक्कत आई वो बताएं। यानी कि छात्रों को वो अभ्यास जिसमें कि बहुत ज्यादा समय लगता है क्लास में कराने के बाद बाहर अपने घर पे करने के लिए प्रोत्साहित करना इस विधि का, असाइनमेंट विधि का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस विधि की सफलता किस पर निर्भर करती है? छात्रों की प्रेरणा और शिक्षक के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते पर निर्भर करती है इसकी सफलता। छात्र को कितना प्रेरित कर पाते हैं, शिक्षक कितना तमीज से, तहजीब से उनसे काम करवा लेते हैं, प्यार से। अब छठी विधि है परियोजना विधि। छात्रों ने कक्षा में जो कार्य सीखा है, उसको किसी विधि से उन्होंने क्रियान्वित किया है, तो उसको कहा जाता है कि इस पर एक प्रोजेक्ट बनाए वो। अब प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में अंतर है। असाइनमेंट छोटे समय के लिए हो सकता है, हर रोज आपको छोटे छोटे असाइनमेंट मिलते हैं,
लेकिन परियोजना जब होगी, प्रोजेक्ट जब आपको दिया जाएगा, परियोजना मतलब यहाँ प्रोजेक्ट मेथड है, तो प्रोजेक्ट मेथड लंबा होगा, उसमें समय भी ज्यादा लेगा। अब उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको अभ्यास करना ही नहीं है, अभ्यास करना और अपने अनुभव लिखने और किस शास्त्र में उस अभ्यास के बारे में क्या लिखा हुआ है उसको भी आपको उसमें जोड़ना है। तो एक तरह से रिसर्च भी आपका हुआ कि छोटे स्तर पर आपका रिसर्च हुआ, प्रोजेक्ट वर्क इसको कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में उस अभ्यास के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या जानकारी छांट करके आपने एक जगह पर बनाया। और साथ साथ मान लीजिए कि आपको हनुमान आसन का दिया गया है, तो हनुमान आसन का एक मॉडल भी आपने बनाया, एक अपनी तस्वीर भी खिंचवाई, तस्वीर को भी लगाया, मॉडल को भी बना करके लगाया। हम लोगों से करवाया गया था इधर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में, कि खुद से तस्वीर बनाने के लिए दिया गया था। और तस्वीर सिर्फ बनाना ही नहीं है, प्रोजेक्ट को सिर्फ तैयार ही नहीं करना, उस प्रोजेक्ट को फिर प्रेजेंट भी करना है अपनी पूरी क्लास में, कि जो जिस सब्जेक्ट पर आपने प्रोजेक्ट तैयार किया उसको प्रदर्शित करना है। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट विधि में एक संगोष्ठी, सम्मेलन और प्रतियोगिताओं का योजनाबद्ध निरीक्षण भी इसमें शामिल है। और साथ ही इसमें यह भी दिया गया है, किसी मशहूर योग संस्थान में टूर का भी आयोजन प्रोजेक्ट मेथड में दिया जाता है, परियोजना मेथड में दिया जाता है। लास्ट है 7वां प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में व्यक्तिगत होता है प्रदर्शन, इसमें किसी से कंपटीशन नहीं होता है। प्रोजेक्ट में भी कंपटीशन हो सकता है, किसका प्रोजेक्ट अच्छा है किसका नहीं है, लेकिन प्रदर्शन विधि में यौगिक अभ्यास का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन होता है। तो इससे क्या होता है, छात्रों के स्किल्स का पता चलता है कि उसके अंदर कितनी स्किल्स है, कितना उसने अभ्यास किया हुआ, कितनी साधना उसकी अच्छी रही है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है, स्पर्धा रहित होता है। कौन सी विधि स्पर्धा रहित है? प्रदर्शन विधि स्पर्धा रहित। इसमें व्यक्तिगत तौर पर उसकी अपनी दक्षता का है कि उसकी दक्षता पर बल दिया जाता है कि आपको प्रदर्शन करना है, डेमो क्लास आपकी है, डेमो देना है आपको। आज एक जगह पर कोई प्रदर्शनी लगने वाली है, वहां पर इस कॉलेज की तरफ से 3 छात्रों को चुना गया कि वो प्रदर्शनी देंगे, अपना डेमो देंगे, तो उन्हीं को चुना जाता है जो दक्ष हो। नए कौशल उत्पन्न करने की अपेक्षा यह विधि छात्रों में विद्यमान गुणों का ही उपयोग करती है, यानी कि उसके अंदर जो कैपेसिटी है जितना, उसी को प्रेजेंट किया जाता है। नया कौशल, नई क्षमता कोई अलग से डेवलप करने का ये काम नहीं करती है प्रदर्शन विधि। दिसंबर 2021 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रत्यक्ष अभ्यास विधि, डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड, समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड, अनुदेश क्रिया विधि, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड। सर्वाधिक उपयुक्त विधि छोटे समूह के लिए समूह चर्चा विधि नहीं, ये हमने पढ़ा हुआ। देखिए इसमें क्या है कि जो पुस्तक में लिखा हुआ है हमको उसी के हिसाब से चलना होता है। अनुदेश क्रिया विधि, इसको रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड होता है, उसमें ये लिखा हुआ था, तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा। इसी को निर्देशन अनुक्रिया विधि भी कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ था, देखिए नाम चेंज कर दिया ना, अनुदेश क्रिया विधि लिखा, इसी को हम लोगों ने जब भी पढ़ा निर्देशन अनुक्रिया विधि लिखा, इसीलिए जानबूझ करके ये चीज हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इसी को निर्देशन अनुक्रिया विधि भी कहते हैं, या अनुदेश क्रिया विधि भी इसको एक नाम दिया गया है, एग्जाम में पूछा गया था। नीतू जी कुछ कहना चाह रही हैं? अब हम लोग, हाँ कोई बात नहीं, अब हम लोग देखते हैं अध्यापन विधि। हम लोगों ने देख लिया, 7 अध्यापन विधि हम लोगों ने देखा। कोई भी एक अध्यापन विधि है, उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है किसी अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से घटक हैं। विषय वस्तु है, पहले की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड छात्रों का अनुभव, तीसरा है अध्यापक, चौथा है सुविधाएं, 5वां है वैज्ञानिक सिद्धांत। यानी किसी अध्यापन विधि के द्वारा हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें उसको प्रभावित कौन सी चीजें करेंगी
हमारा विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु बहुत खराब है, बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको प्रभावित करेंगे उस अध्यापन विधि को। अब हम अध्यापन विधि ऐसा अपना रहे हैं, लेक्चर विधि, और पता चला कि वहां जितने छात्र हैं सभी अनमैच्योर है, बेचारे मैच्योर हैं ही नहीं, अपरिपक्व हैं। तो उसमें जो है छात्रों का बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा। अगर बैकग्राउंड हमने चेक नहीं किया हुआ और हम कोई विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे नुकसान भी हो सकता है। तो बैकग्राउंड पहले कि उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है छात्रों की, छात्रों का अनुभव कैसा रहा है, ये भी एक ऐसा मामला है जो कि आपके अध्यापन विधि को प्रभावित कर सकता है। तीसरा अध्यापक है। अध्यापक अच्छे हैं या नहीं, उनके पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है या नहीं, छात्रों की बात ढंग से सुन पाते हैं या नहीं, अपनी बात पूरे जहां तक छात्र हैं वहां तक पहुंचा पाते हैं या नहीं, ये भी प्रभावित करता है अध्यापन विधि को। ये नहीं कि अध्यापन विधि कोई सा भी उठा लें, किसी भी शिक्षक को लगा दे, हर शिक्षक उस अध्यापन विधि को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर देगा, जरूरी नहीं है। सुविधाएं, हम योग कराने जा रहे हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास बंद कमरा नहीं है, बंद कमरे में मैट्स नहीं है, लाइट नहीं है, कुंजल कराने जाए सटकर्म की क्रिया, उसके लिए गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कि बाहर का वातावरण प्रभावित ना कर पाए, ये सब सुविधाओं में आ जाएगा। अगर सुविधाएं नहीं है तो अध्यापन विधि प्रभावित होंगी। कौन सी अध्यापन विधि, पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, सभी अध्यापन विधि की बात हो रही है। उसके बाद है पांचवा वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्रभावित करते हैं क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। एक एक करके फिर से हम लोग देखते हैं। विषय वस्तु, अध्यापन विधि में किसी विषय वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो हमारे सामने एक कोई विषय होता है, हठ प्रदीपिका, घेरन संगीता में हम षटकर्म पढ़ा रहे हैं, या कोई आसन का अभ्यास हमें कराना है, तो विषय वस्तु हमने रखा। जब विषय वस्तु हम एक रख रहे हैं तो उसके लिए अलग से अध्यापन विधि होगी, और अगर हमने विषय वस्तु रख लिया प्रैक्टिकल का, षटकर्म का, तो अध्यापन विधि बदल जाएगी। अगर हमने षटकर्म का रखा, हम लेक्चर विधि उसमें इस्तेमाल करेंगे तो नहीं चलेगा, उसमें तो व्यक्तिगत विधि इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो विषय वस्तु प्रभावित करता है किसको, अध्यापन विधि को। अलग अलग विषय वस्तु पर अलग अलग अध्यापन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कहा गया हेल्थ एजुकेशन के कौशलों के अध्यापन में इस्तेमाल विधियां यौगिक अभ्यासों की विधियों में काफी समानता होती है। यौगिक अभ्यास भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और हेल्थ एजुकेशन, चूंकि उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं हेल्थ एजुकेशन में, तो कहते हैं कि दोनों विधियां जो हैं आपस में काफी समानता रखती हैं। दूसरा जो हम लोगों ने देखा था, पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों का अनुभव क्या है। अध्यापन के दौरान शिक्षक इस बात का ख्याल रखते हैं कि छात्रों का बैकग्राउंड क्या है, पहले उन्होंने कभी योग किया था या नहीं। जब आप भी योग कराने जाते होंगे कहीं स्कूल में तो आप पूछते होंगे, या किसी ग्रुप में आपको कहीं इनविटेशन मिलता है तो आप ये पूछते हैं कि आप लोगों ने पहले योग का अभ्यास किया है या नहीं किया है। उसके बाद है जब शिक्षक को छात्र के पूर्व अनुभवों का पता होता है तो पढ़ाने के समय उनकी शक्ति का और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाते हैं कि हमें कौन सी बात बतानी चाहिए जो इनको नहीं पता है, कौन सी बात हम व्यर्थ में बता रहे हैं जो पहले से उनको पता है। अगर हमें छात्रों के बैकग्राउंड पता होगा तो जो बातें उनको पता है उससे आगे बताएंगे। बैकग्राउंड पता नहीं होगा तो हमारा मिसलीड हो जाएगा, हमारी अध्यापन विधि, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा है अध्यापक। किसी भी अध्यापन विधि में एक टीचर का स्किल्ड होना, दक्ष होना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी विधि वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस विधि की उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उनको कैसे प्रस्तुत किया जाता है इसको लेकर के वो पहले से तैयारी करे और उसमें वो दक्ष हो। ऐसा नहीं है कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें आता नहीं और हमने वो विधि चुन लिया हुआ है, अब पूरी क्लास में मदद ही मांग रहे हैं जो कक्षा 45 मिनट की होनी चाहिए, जितना सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए उसका 1/4 भी हम नहीं पढ़ा पाए क्योंकि हम दक्ष नहीं थे उस विधि में। तो एक शिक्षक किसी भी विधि को, कोई भी विधि हो, अगर उनको पूरी जानकारी है तो उसको वो मजेदार बना सकते हैं या फिर वो विधि बोरिंग भी हो सकता है।
अब इसी के अंतर्गत अध्यापक की बात आई तो अध्यापक के अंदर कौन कौन सी अच्छी खूबी होनी चाहिए वो भी बताया गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। उनका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, अध्यापन कार्य से वो प्रेम करते हो, ऐसा नहीं कि टीचर बन गए बस कमाई करने के लिए रोजगार का साधन है और उनको अपने अध्यापन कार्य से प्रेम ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की रुचि और अनुभव का आदान प्रदान कर पाएं, कि दूसरों की रुचि का भी ध्यान करें और अनुभव कहीं किसी और से आपने लिया हुआ है वही हुआ प्रेम होगा तो आपकी नजर चील वाली होती है, एक एक चीज को आप अनुभव करते हो और उसको क्लास में आप उस अनुभव को आदान प्रदान करते हो। छात्र की स्थिति में अपने को ढाल सकने की योग्यता हो, कि हम ये सोचे कि जब हम छात्र थे तो हमें क्या दिक्कत हो सकती थी, अगर किसी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं उस विधि में पहले अपने आप को छात्र की जगह पर रख कर देखना है। जब आप छात्र के रूप में अपने आप को ढाल कर देखोगे तो आपका कम्युनिकेशन अपने आप बेटर हो जाता है। छात्रों को हतोत्साहित किए बिना ही उसकी जिज्ञासा को दूर करना, ऐसा नहीं किसी ने सवाल पूछा उसको आपने डांट दिया, उसके सवाल का सही जवाब नहीं दिया, तो उनको हतोत्साहित नहीं करना है, ऐसा करना है कि उनकी जिज्ञासा भी बनी रहे। आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। व्यक्तित्व का मतलब नहीं है कि वो खूब गोरा चिट्टा होना चाहिए, खूब अच्छे कपड़े पहने हुए होने चाहिए, खूब सुंदर ही होना चाहिए, नहीं। आकर्षक व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें होती है, आपके बोलने का स्टाइल, आपके बोलने का लहजा, आप तेज बोल रहे हैं धीरे बोल रहे हैं, आप प्रेजेंटेबल कपड़ों से हैं या नहीं हैं, तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आकर्षक व्यक्तित्व भी होना चाहिए और खुद की जीवन शैली के द्वारा आदर्श भी प्रस्तुत करना है। योग में तो इसकी बहुत महत्ता है। ये नहीं कि हम शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और यहाँ कहे कि शराब और सिगरेट पीना नुकसानदायक है, तो ये आदर्श हम कैसे प्रस्तुत करेंगे। छात्रों के प्रति व्यवसायिक उत्तरदायित्व की भी भावना होनी चाहिए कि छात्र यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति में हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो व्यवसायिक उत्तरदायित्व बन जाती है हमारी, प्रोफेशनलिज्म जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। साथ ही कहा गया आवाज मधुर होनी चाहिए और प्रभावी भी होनी चाहिए। मधुर ही सिर्फ नहीं है, आवाज प्रभावी भी होनी चाहिए। चौथी बात कही गई है सुविधाएं। एक तो कितनी बात कही गई, प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, 5 कारक हैं। चौथा कारक है सुविधाएं। अध्यापन के दौरान बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो विधि को प्रभावित कर सकती हैं। आपने ऐसी विधि चुन ली जिसमें आपको प्रोजेक्टर की जरूरत है, प्रोजेक्टर ले आए लेकिन लगाने का उसका व्यवस्था नहीं है, माहौल आपको नहीं मिला, आपने प्रोजेक्टर लगा भी दिया, क्लास ले रहे हो, खिड़कियां टूटी हुई है, बाहर से शोरगुल की आवाज आ रही है, बहुत भीषण गर्मी है और एसी पंखा नहीं है, तो छात्र को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, प्रभावित होंगे। तो सुविधाएं कम हो, छात्र शिक्षक दोनों की रुचि उसमें कम हो जाती है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, पानी की व्यवस्था है, योग अभ्यास के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था होनी चाहिए, सत्कर्म के लिए खुली जगह होनी चाहिए। तो इस तरह से योग के लिए शांत वातावरण भी बहुत जरूरी है, तो वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, यानी कि अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 5वां जो कारक है वो है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो आपका टीचिंग बहुत प्रभावी हो, उसमें कई जानकारियां देनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप योग पढ़ा रहे हैं तो शरीर की रचना का ज्ञान होना चाहिए, शरीर रचना क्रिया विज्ञान यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। अभी साइकोलॉजी आप लोग आज से कल कंप्लीट हो गया, आपका पुंडलिक सर ने करा दिया। साथ ही जो टीचिंग की किताबें हैं वो भी आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए और योग के जितने सिद्धांत हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए अगर आप योग के शिक्षक। ये योग के संदर्भ में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर योग से संबंधित चीजें ज्यादा दी गई हैं। तो वैज्ञानिक सिद्धांत में ये सब आ जाएंगे कि आप कोई चीज आपने मटेरियल तैयार किया तो उसमें कहाँ से तैयार किया, उसकी सत्यता कितनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उस जो आपके मैटर है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। कहते हैं आगम प्रमाण। आगम अगर हम ये कह देते हैं इस वेद में ये लिखा हुआ वहां से हमने उठाया, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, फिर आप कहते हैं हाँ ये तो सही है। ऐसे कुछ कह दिया और आप कहते हो कि पूछते हो सवाल कि ये कहाँ से लिया गया, कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही चला आ रहा है, तो क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्रभावित करता है।
अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो जून 2023 में पूछा गया। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षक की आर्थिक स्थिति, विषय वस्तु, पूर्व पृष्ठ वस्तु, प्रीवियस बैकग्राउंड, सुविधाएं, शिक्षक की प्रत्यक्ष उपस्थिति। तो कौन कौन सी होंगे? इसमें दिया गया 3-3 का, यानी कि कूट दिया गया है। BCD। विषय वस्तु तो है ही, प्रीवियस बैकग्राउंड भी दिया हुआ है, सुविधाएं भी है, तो B, C और D इसमें सही होंगे। B, C, D बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन यहीं से एक और पूछा गया दिसंबर 2023 में, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है? संप्रेषण में वास्तविक अभिरुचि, विषय की व्याख्या करने में अक्षमता, अन्य के साथ अभिरुचि तथा अनुभव को साझा करने में रुचि, जीवन शैली तथा आचरण द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षमता, विद्यार्थियों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना। तो कहा गया कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? B हो जाएगा। B नहीं है और B और D। D नहीं है। देखते हैं कूट में 2 लिया गया, तो B और D दूसरा वाला आंसर जो है वो होगा B और D। क्या था B और D में? एक बार फिर से देख लीजिए। B में था विषय की व्याख्या करने में अक्षमता, ये विशेषता नहीं है। D में कहा गया जीवन शैली, आचरण द्वारा अच्छा व्यवहार, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षमता, ये दोनों चीजें नहीं है शिक्षक के अच्छे गुण में। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक में कितनी अध्यापन विधियों की चर्चा की गई है? 7। कंफ्यूजन क्यों है इसमें? डर के क्यों कह रहे हैं? 7 ही है, अभी तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 7 अध्यापन विधियां। अध्यापन विधियों को प्रभावित करने वाले कितने घटकों की चर्चा की गई है? 5। कितना है यहाँ? 6। 5। अभी ये कौन सा 5 पढ़ा ना? ये प्रभावित करने वाले कारक 5। कंफ्यूजन हो गई, इसको लिखिए। ये आपको परेशान करेगा आगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गलती होना अच्छा, अभी गलती कर लीजिए, लेकिन इसको लिख लीजिए। अध्यापन विधि 7, अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले घटक 5। अलग से नोट्स बनाइए इसका। योग अभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक शैक्षणिक प्रक्रिया होता है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पर्यावरण केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, छात्र केंद्रित। एक शिक्षक की निम्नलिखित खूबियां होनी चाहिए: छात्रों के प्रति सख्त रवैया, खुद की जीवन शैली द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना, छात्रों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना हो, आवाज मधुर और प्रभावी होना चाहिए। BCD ठीक है, बहुत सुंदर। ये नहीं होगा इसमें। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे अध्यापन विधियों के स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कैसे अध्यापन विधि को तैयार किया जाए, उस सोर्स के बारे में, स्ट्रक्चर कैसे किसी अध्यापन विधि का तैयार होता है, उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसको लेकर के कल हम लोग चर्चा करेंगे, उसके सोर्स को लेकर।